इसकी मॉडिफाइड फॉर्म करवा देंगे वर्कशीट की। आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज इवोल्यूशन, राइट। इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा जल्दी टारगेट करें। ऐसे इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादातर कहानियाँ हैं, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको MCQs वो ज़्यादा कराए जाएँ इसके। बट क्योंकि कहानियाँ सुनाना ज़रूरी हैं तो इसलिए वो ज़रूर सुनानी पड़ेंगी आपको। पहले कहानी की फॉर्म में उसको सुन लीजिएगा इवोल्यूशन को, उसके बाद फिर आपको वर्कशीट करवाऊंगी। वर्कशीट MCQs वाली वर्कशीट नहीं करवाऊंगी, एक आपको सेल्फ असाइनमेंट वर्कशीट दूंगी, वो करवाऊंगी। अभी आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली होगी, आई थिंक आपके ग्रुप की टर्न नहीं आई होगी, 13, 14, 15 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो बेटा आपकी जैसे ही टर्न आएगी, आपको जब हार्ड कॉपी मिलेगी वहाँ मैंने दी हुई वर्कशीट जो आप क्लास में साथ साथ लेक्चर सुनते जाते और उसको सॉल्व करते जाते या मैं आपको नोट करवाती जाती। तो अभी इसलिए मैं सिर्फ आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद वो वाली वर्कशीट सॉल्व करेंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन। सॉरी, अच्छा, इकरा कह रही हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म बताना है। और इसके अलावा एनी अदर क्यूरी बेटा, कुछ और रिलेटेड टू चैप्टर 5 है? अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर 5 एवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करूं, चैप्टर 5 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है जो आपकी रिजॉल्व नहीं हुई, आपको लगता है मिस ये पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल बता दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए, आपको बिल्कुल समझा देती हूँ इससे पहले कि एवोल्यूशन स्टार्ट करूँ, ठीक है। फीडबैक देख लेते हैं आपका। सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ग्रे क्रीसेंट बता दें, ठीक है। येलो साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं पढ़ाया बेटा, वो पढ़ाना नहीं था, सिर्फ नोट करवाना था और आपको नोट करवा दिया था, ठीक है। थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड हैं बेटा, आपको येलो साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें लिखवा दी थी, ठीक है, नोट करवा दिया था। क्या है इसमें, ग्रे साइटोप्लाज्म लिखवाना था। अच्छा, इशबक कह रही हैं। अबरार बताएंगे मुझे, आकिब बताएंगे मुझे, अबरार, आकिब, सादिया, बेटा आप लोग अपना फीडबैक दीजिए यहाँ पर इफ़ यू आर कनेक्टेड। लिखवाया नहीं है, अच्छा बेटा एक चीज़ गौर से सुन लीजिएगा, चैप्टर 5 था, फिर कह रही हूँ आपकी क्लास में बारहा कह रही हूँ और समझा कर कह रही हूँ, आपकी क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें लगता है ज़्यादा टाइम, ठीक है, कंपैरेटिव टू अदर क्लासेस, वहाँ बहुत जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आप ये चाहेंगे मैं एक एक लाइन पढ़ा दें तो बेटा इट्स नॉट पॉसिबल। थ्योरी आप पढ़कर आ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं हर चीज़ पढ़ाती हूँ, हर चैप्टर में पढ़ाती हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल पढ़ाया था, इसलिए पढ़ाया था क्योंकि थ्योरी आप अच्छे से पढ़कर नहीं आते सिर्फ इस चैप्टर की, और जिन्होंने पढ़ी भी होती है उनको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने खुद से पढ़नी होती हैं। बेटा हम NTS को टारगेट कर रहे हैं, MCQs को टारगेट करना है, हमने थ्योरी को टारगेट नहीं करना, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हल्का हाथ रखा था, समझा देती हूँ चीज़ें क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करें तो बिल्कुल बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर याद रखिएगा मैं हर टॉपिक आपको हेडिंग वाइज नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ आपको ड्रिल फॉर्म में कराऊंगी, NTS को टारगेट करूंगी, MCQs को टारगेट करूंगी, एंड दैट इज इट, ठीक है। थ्योरी आप पढ़कर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं मिस आपने नहीं लिखवाया था, बता कर गई थी, लिखवा देती हूँ। अब जाहिर सी बात है जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ओवरव्यू कर रही होंगी उसमें जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो लिखवाऊंगी, तो एवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट है तो बिल्कुल स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर चीज़ें लिखवा देती हूँ। बाय द एंड ऑफ लेक्चर टाइम हुआ तो एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में। डांट नहीं रही हूँ, आप लोग को समझा रही हूँ, सिर्फ ये समझा रही हूँ कि बेटा थोड़ी चीज़ें खुद भी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा जी, एस्सीडिया, जो आप लोग साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, एस्सीडिया के अंदर
थोड़ा सा आप लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे ना तो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही 13, 14, 15 लास्ट के ग्रुप्स होते हैं। बेटा खास तौर से ख्याल रखिएगा, आज समझा दिया है, पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें रिमेनिंग थी आपको लगता है मैं इसको ये भी पढ़ा देना चाहिए। अच्छा जी, एसिडिया, एसिडिया क्या है बेटा? दिस इज द प्रोटोकॉर्डेट। इन प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? यूरोकॉर्डेटा की। विद रेफरेंस टू यूरोकॉर्डेटा, और ये नहीं पढ़ाऊंगी व्हाट आर यूरोकॉर्डेट्स, व्हाट आर प्रोटोकॉर्डेट्स, ये आप पढ़ेंगे एनिमिलिया के अंदर। ठीक है, आप सब पढ़ कर आ रहे होंगे, जो भी सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप सबने ये पढ़ा हुआ है। जब एनिमिलिया पढ़ेंगे वहाँ इन डिटेल पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें अगर आपको बता भी दी जाएं फिर भी आपके पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, तो मुझे इसका भी फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो मैं ऑटोमेटिकली घर से उसको बनाकर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो छोटे टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहे, आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। अच्छा जी, फर्टिलाइज एग, इसके अंदर फर्टिलाइज एग में बेटा क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये लिखवा देती हूँ बेटा। वो सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं मिस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें, थैंक यू सो वेरी मच कि आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, और बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए। फिलहाल इसको करा देती हूँ, उसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गुस्सा आ रहा है मुझको, लेकिन गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, वरना मिस में और आप में डिफरेंस नहीं होगा ना। आप तो छोटे हैं अभी, अगर मिस भी गुस्सा करने लगेंगी तो बात वैसे नहीं बनेगी। लिखवा रही हूँ इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी भी मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ों को आपने सोच कर बैठना है। ठीक है, बस ये नोट करवा दूँ, साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू 5 कलर्स। ठीक है बेटा, 5 कलर्स में डिफरेंशिएटेड होता है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितने कलर्स हैं? हमारे लिए हैं 4 कलर्स। साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं और ब्लास्टोमेयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कलर्स होते हैं? 5 कलर्स में डिफरेंशिएट होता है। एनटीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनटीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कितने कलर्स यहाँ पर पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे? 4 डिफरेंट कलर्स। जितना लिखवा रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपने पढ़ना है। कौन कौन से कलर्स हैं बेटा? एक होता है क्लियर साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है ग्रे, वेजिटल साइटोप्लाज्म, इसके अलावा होता है ग्रे, इक्विटोरियल cytoplasm, and fourth one according to NTS syllabus is yellowish blastomeres or yellow cytoplasm. ठीक है, clear cytoplasm is responsible for what? It is responsible for epidermis formation. Gray vegetal cytoplasm is responsible for gut formation. ग्रे वाला आप 2 जगह पढ़ेंगे, जो वेजिटल वाला है बेटा इस पे याद रखना है ये गट बनाएगा। फिर इक्विटोरियल, इक्विटोरियल मिड लाइन, इक्विटोरियल प्लेन, उससे याद रखिएगा। तो जहां पर भी प्लेन की बात हो रही है वहां प्लेन के ऊपर, एक्सिस के ऊपर हम किस चीज की फॉर्मेशन पढ़ते हैं बेटा? हम पढ़ते हैं एक्सिस के ऊपर, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन एंड
न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके अलावा येलो साइटोप्लाज्म कैसे याद रखेंगे, आपकी स्किन के नीचे अगर आप देखें, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको येलोइश लेयर नज़र आती है, ठीक है। चाहे आपका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे फेयर हो, चाहे वीटिश हो, या आपकी सांवली रंगत हो, आपको स्किन के अंदर कौन सा कलर नज़र आता है, येलोइश अपीयरेंस नज़र आती है। तो येलो से याद रखिएगा, येलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, मसल्स फॉर्मेशन, ठीक है। येलो से क्या बनते हैं, मसल्स। जी, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा, म्यूट कीजिएगा। अच्छा जी बेटा, आप सबका फीडबैक मैंने देख लिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी यहाँ पर कह रहे हैं या कह रही हैं कि स्मॉल टॉपिक है, खुद से कर लें। एग्जैक्टली बेटा, जिन्होंने कहा है मिस हम सब कुछ नोट डाउन करते हैं जब आप बता रही होती हैं, थैंक यू सो वेरी मच। थोड़ी चीज़ें आपने भी करनी होती हैं, आपका कोऑपरेशन चाहिए है, और एंड एंड तक चाहिए होगा, सेशन तक। क्यों, कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होती हैं और कुछ जो छोटे टॉपिक्स होते हैं वो सिर्फ समझा दिए जाते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आपको स्पून फीडिंग तो नहीं करवा सकते, और जिन्होंने कहा था उनके लिए रिपीट कर दिया है ताकि वो भी नाराज़ नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं घर से आपके लिए बना कर ना उसको शेयर कर दूंगी, कि अगर आपने कोई रिटर्न फॉर्म में कुछ चाहिए, फिर मैं 2-3 CR बना दूंगी हर ग्रुप से, ठीक है। क्या नाम है, 2421 आपका नेम प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आ रहा, बट दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, खुद से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, सही है। अच्छा जी, सिर्फ इतना बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। सिद्रा, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, 2504 कांटेक्ट कैसे करें, वैसे तो मिस आपसे कांटेक्ट करने में मिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस कॉलेज में भी जब होती हैं तो कॉलेज के भी सारे बच्चों को रात तक रिप्लाई कर रही होती हैं, बट बेटा यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो नंबर जो है वो नहीं दिया जा सकता और पर्सनल कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बीइंग अ फीमेल टीचर, मिस पर्सनल नंबर नहीं देती, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं कोई फॉरम ऐसा बना लूँ जिस पर आपको आंसर कर सकूँ। ये पढ़ के मुझे बता दीजिएगा क्या लिखा है, रीड करके। ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू करूंगी, रीजन भी आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन दूंगी आज आपको। जैसे ही आपको बुकलेट मिल जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, मतलब आपको कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी और कुछ वहां पर टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन दैट नेक्स्ट चैप्टर इज इवोल्यूशन, ठीक है। what is evolution, that is the gradual development of something, gradual change with the passage of time, evolve से निकला है, रोल ऑन होने से निकला है, ठीक है, या आप सिंपल क्या कह सकते हैं, चेंज से निकला है। बहुत ही आसान करके अगर आपको बताऊं एवोल्यूशन को, तो बेटा हर जगह, आप इमरान खान की हुकूमत में हैं तो आपने देखा हर जगह तब्दीली की बात हो रही है। उन्होंने तो पाकिस्तान को इवॉल्व कर दिया, नया पाकिस्तान बना दिया, और कहा बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना था तो आपको जैसी कंडीशन अब नज़र आती है
ऐसी नहीं थी, इतनी अर्बनाइजेशन नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो इस इतने लंबे अरसे के अंदर पाकिस्तान में भी चेंज आया, ठीक है। तो जब भी हम तब्दीली की बात कर रहे हैं और बायोलॉजी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो बेटा बायोलॉजी में आप दो तरह की चेंजेस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ग्रेजुअल चेंजेस और एक पढ़ते हैं सडन चेंजेस। सडन चेंजेस आर नोन एज म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस चेंजेस, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर आप दो चेंजेस पढ़ते हैं, दो तरह की, एक होती हैं हल्के हल्के तब्दीलियां और एक होती हैं अचानक से तब्दीलियां। जो अचानक से तब्दीली होती है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, और जो स्लो स्लो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेंचुरीज में हो रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। तो बेटा इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। जो डेवलपमेंट हो रही है ये ना सिर्फ ऑर्गेनिक हो रही है बल्कि इनऑर्गेनिक भी हो रही है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम एनिमल स्पीशीज, एनिमल डाइवर्सिटी उसमें भी चेंज आया है, प्लांट डाइवर्सिटी उसमें भी चेंज आया है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, स्पीशी के अंदर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उसमें भी चेंज आया है, और अर्थ उसमें भी चेंज आया है, ठीक है। पहले यहाँ नोट डाउन करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ इवोल्यूशन दैट इज व्हाट, दिस इज दी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। वो समथिंग कोई भी चीज हो सकती है, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रेजुअल चेंज। ठीक है। अब इवोल्यूशन बेटा हम किस रेफरेंस से पढ़ेंगे, हम दोनों इवोल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वन इज व्हाट, वन इज inorganic evolution and next one is organic evolution. अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इससे पहले कि हम बाकायदा स्टार्ट करें और इन डेप्थ में इसकी स्टडी करें विद रेफरेंस टू रिलीजन, बहुत समझाते हुए एक बात आपको कह रही हूँ, विद रेफरेंस टू रिलीजन, चाहे आप मुस्लिम्स हो, चाहे आप क्रिश्चियंस हो, चाहे आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, नॉन मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, बेटा हम सबको रिलीजन को और साइंस को अलग अलग लेकर चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीइंग अ मुस्लिम हम सबका ये बिलीव है कि जैसी स्पीशी हैं वो ऐसे ही आई हैं। आपने कुरान में पढ़ा होगा, बाकायदा ट्रांसलेशन से अगर आपने कुरान पढ़ा हुआ हो, अल्लाह ने हर एक को जोड़ों में उतारा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इंसान जो है वो हजरत आदम की औलाद है, ठीक है। हमारे माँ बाप कौन है, हजरत आदम हैं और अम्मा हव्वा हैं, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ना है तो आपने रिलीजन को थोड़ा सा साइड करना होगा। क्यों साइड करना होगा, एवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं, एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं पहले बनी है फिशेस, फिर जैसे जैसे अर्थ के ऊपर पानी खत्म होता चला गया तो फिशेस ने पानी से बाहर निकलना शुरू करा, एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी की तरफ मूव करना शुरू करा। उसके लिए उनको क्या करना पड़ा, उसके लिए उन्होंने अपने फिन को यूज करा, ठीक है। तो उनकी फिन की जगह क्या बन गए, लिम्स बन गए। तो इस तरह फिशेस मॉडिफाई हो गई किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। फिर उसके बाद एम्फीबियंस वो फर्दर ट्रांसफॉर्म हुए, उनको क्रीक से पास ऑन करना पड़ा, लैंड इन्वायरमेंट हो गया, वाटर की कमी हो गई, ठीक है। तो वो पूरा ही किसके ऊपर आ गए, लैंड वर्टिब्रेट्स बन गए, लैंड के ऊपर आ गए, तो उससे बन गए रेप्टाइल्स। जब रेप्टाइल्स बन गए तो उन्होंने सोचा हवा में भी जाकर देखना चाहिए, तो उन्होंने एरियल मोड ऑफ लाइफ को अडेप्ट कर लिया। तो रेप्टाइल्स ट्रांसफॉर्म हो गए किसके अंदर, एव्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर। और जब वो हवा में गए उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, वापस जमीन के ऊपर आना चाहिए। फिर जब वापस जमीन के ऊपर आए तो क्या बन गए, मैमल्स बन गए। लेकिन ये कौन कहता है, ये कहते हैं एवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। चाहे हम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हमें रिलीजन को थोड़ा सा साइड करना है अगर हमने एवोल्यूशन को समझना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ, ये जो चेंज आया है
ना सिर्फ ये प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर आया है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट, बल्कि बेटा ये और किसके अंदर आया है, ये अर्थ के अंदर भी आया है। तो अगर अर्थ का एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट, इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ का एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो दैट इज व्हाट, इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, और अगर हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं विद रेफरेंस टू व्हाट, with reference to man, animals and plants। ठीक है, सो दिस इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी चीज जो एवोल्यूशनिस्ट है वो क्या कहते हैं, अर्थ इज इवॉल्व नॉट क्रिएटेड। अर्थ को तख्लीक नहीं किया गया, ये इवॉल्व हुई है। और आप में से अगर किसी ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी हो या उसको ये नाम पता हो बिग बैंग थ्योरी का, तो पहले एक राउंड मास होता था, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, इतना खतरनाक एक्सप्लोजन था कि वो जो राउंडेड मास था वो दो अलग अलग मासेस में डिवाइड हो गया, उससे दो सब कॉन्टिनेंट बन गए। फिर वो जो दो सब कॉन्टिनेंट थे, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राउंडेड मास था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, इससे बने दो सब कॉन्टिनेंट 1 एंड 2। फिर ऊपर वाला जो था ये 3 के अंदर डिवाइड हो गया, नीचे वाला 4 के अंदर। तो टोटल आपको प्रेजेंट टाइम के ऊपर कितने सब कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, 7 सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अर्थ क्रिएट नहीं हुई, जैसी आपको अब नजर आती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती चली गई है। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बस सम अप कर रही हूँ और बता रही हूँ आपको क्या है ये इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। फिर बेटा हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इन डिटेल किसके रेफरेंस से पढ़ेंगे, लामार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी, डी ब्राइस थ्योरी, और इसके अलावा फर्दर जो वेस्बिन थ्योरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, दो तरह के ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं, एक है एवोल्यूशनिस्ट और दूसरे हैं क्रिएशनिस्ट। ठीक है, एवोल्यूशनिस्ट और क्रिएशनिस्ट, आपने ये ग्रुप याद रखने हैं कि आया कौन से साइंटिस्ट थे जो एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, और कौन से साइंटिस्ट थे जो क्रिएशन की बात कर रहे थे, स्पेशल क्रिएशन की। और आप, मैं, हम सब किसके ऊपर बिलीव करते हैं, क्रिएशन के ऊपर। तख्लीक हुई है, चाहे कोई भी चीज उठा लें उसकी क्रिएशन हुई है। सुपर पावर है, नेचुरल पावर है, गॉड है, अल्लाह है। ठीक है, जो लोग भगवान को मानते हैं वो है बिल्कुल। ठीक है, तो उसने क्रिएशन करी है। ठीक, तो बेटा यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, आपको मिलते हैं 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। अच्छा, आप बोलेंगे मिस ये पता नहीं क्यों पढ़ा रही हैं, ये इसलिए पढ़ा रही हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिस्ट कर रही हूँ। और वो बेटा किस किस के मिलेंगे हमें, वन इज ऑफ एवोल्यूशनिस्ट एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ क्रिएशनिस्ट। क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एवोल्यूशनिस्ट में बेटा खास तौर से आपने 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जहन में रखना है, कौन कौन से। अभी सिर्फ आपको समझा रही हूँ, पिक्टोरियल कर दूंगी इसको बाद में नेक्स्ट किसी लेक्चर में। नंबर 1 बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर डार्विन की, एंड नंबर 2 जिमरमैन। ये साइंटिस्ट के नाम ना मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए सारे साइंटिस्ट का नेम पता होने चाहिए। 2 साइंटिस्ट थे जिनका स्कूल ऑफ थॉट क्या था, ये एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव कर रहे थे। और क्या बिलीव कर रहे थे, क्या कह रहे थे, स्पीशी इज म्यूटेबल। ठीक है, एवोल्यूशनिस्ट जो भी हैं उनका एक ही सेंटेंस है, एक ही उनका डायलॉग है। और क्या डायलॉग है उनका, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट स्पीशी इज म्यूटेबल। स्पीशी क्या है, म्यूटेबल है। उसमें क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, चेंज आ सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये क्या कह रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं, किसको अपोज कर रहे हैं, क्रिएशनिस्ट के थॉट को। क्या थॉट था क्रिएशनिस्ट का, क्रिएशनिस्ट कह रहे थे स्पीशीज आर फिक्स्ड।
ठीक है, स्पीशी क्या है, स्पीशी फिक्स्ड है, स्पीशी इज इम्यूटेबल। कौन कहता है स्पीशी इज इम्यूटेबल? क्रिएशनिस्ट कहते हैं। और कौन कहता है स्पीशी इज म्यूटेबल? एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। अब डार्विन जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने एवोल्यूशन के ऊपर करा है तो वो किसने करा है? डार्विन ने करा है। डार्विन क्या कह रहे हैं? डार्विन कहते हैं डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशन, जो जेनरेशन आती है वो मॉडिफिकेशन के साथ आती है। और बिल्कुल गलत भी नहीं कह रहे। अगर हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर एग्जांपल बेटा आप में से किसी के पेरेंट्स, मदर या फादर कोई एक अगर डॉक्टर हो, अगर इंजीनियर हो, तो उनके बच्चे उनसे ज्यादा अच्छा पढ़ने वाले होते हैं। पेरेंट अपने बच्चों से और ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने और अच्छा डॉक्टर बनना है, इसने स्पेशलाइजेशन इस चीज में करनी है। तो बेटा जो जनरेशन आती है, जो डिसेंडेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? और ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म होती है ना। अगर बाप जो है या फादर जो है वो एक जनरल डॉक्टर थे, तो बेटा क्या होगा? बेटा कोशिश करेगा मैं स्पेशलाइजेशन कर लूँ। ठीक है, तो हमेशा जो भी जनरेशन होती है, डिसेंडेंट्स होते हैं, वो किसके साथ आते हैं? मॉडिफिकेशन के साथ। तो डार्विन का कहना क्या था? डार्विन कह रहे हैं, डार्विन कहते हैं डिसेंडेंट्स कम विद मॉडिफिकेशन। और जो आपको इनके डायलॉग या सेंटेंस बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बार बार इसलिए कह रही हूँ आपको वॉइस ही रिकॉल हो जाए। ठीक है, वेंट्रिकल से पास ऑन करे तो आपको कुछ चीज़ें याद आए। ठीक है, ये किसने कहा? डार्विन साहब ने कहा। उसके बाद जिमरमैन क्या कह रहे हैं? जिमरमैन भी कह रहे हैं तब्दीली होती है, तब्दीली आती है। यानी ये दोनों, इन दोनों को कौन फॉलो कर रहा है? अगर आज आप देखें तो इमरान खान साहब जो है वो डार्विन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, किसको फॉलो कर रहे हैं? जिमरमैन को फॉलो कर रहे हैं। तब्दीली, हर जगह तब्दीली की बात हो रही है। आप लोग को तो तब्दीली ज्यादा अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जिमरमैन क्या कह रहे हैं? हाँ तब्दीली आती है, लेकिन किस में आती है? मोड ऑफ एग्जिस्टेंस में। ठीक है, अभी हम जिस तरह से रह रहे हैं या कोई स्पीशी, कोई एनिमल जिस तरह से रह रहा है, अगर उसकी सराउंडिंग चेंज होंगी तो उसका एग्जिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी, फिशेस बनी, फिशेस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हुए तो उन्होंने एग्जिस्टेंस को चेंज कर लिया। वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर गए? वन बॉडी से अनदर बॉडी। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जितने भी सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, राइपिडिस्टियन फिशेस पढ़ा होगा, लोब फिन फिशेस। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइपिडिस्टियन, लोब फिन फिशेस, और उसके बाद क्या हुआ? उनका एग्जिस्टेंस टोटली चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या आप एम्फीबियंस को देखकर कह सकते हैं दैट दीज आर द एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल्स? या आप बर्ड्स को देखकर कह सकते हैं दीज आर दी डिसेंडेंट्स और जनरेशन ऑफ रेप्टाइल्स? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि बर्ड्स एरियल एनवायरनमेंट है, एरियल हैबिटेट है। और अगर आप रेप्टाइल्स की बात करें तो उनका क्या है? उनका ड्राई लैंड हैबिटेट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं जिमरमैन साहब? ये कह रहे हैं मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, चेंज इन मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा, आपने याद रखना है, जिसकी तरफ डायलॉग बॉक्स कर दिया है ना उसने वो चीज़ कही है। और बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस को याद रखना है। फिर मैं आपसे क्या कहा? दो स्कूल ऑफ थॉट से दो साइंटिस्ट इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिहाज से, जिमरमैन एंड डार्विन। क्रिएशनिस्ट कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हु इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? फीडबैक दीजिएगा। याद है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? लीनियस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो लीनियस, कैरोलस लीनियस, ये बिलीव करते थे किसके ऊपर? क्रिएशन के ऊपर, सुपर पावर के ऊपर, डिवाइन क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, डिवाइन क्रिएशन के ऊपर बिलीव करने वाले दो साइंटिस्ट थे उस वक्त। 17 की सेंचुरीज की बात करें, 70s की बात करें, एक कौन थे? कैरोलस लीनियस, और एक थे फादर सुआर्ज। आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम है? एक है, अच्छा, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जो होती है ना वो थोड़ी सी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, और ख़ास तौर पे जहाँ आपने साइंटिस्ट के नेम याद रखने हो। तो मैं सिर्फ आपको जो साइंटिस्ट बता रही हूँ और उनसे रिलेटेड जो सेंटेंस बता रही हूँ वो याद रख लीजिएगा।
कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक थे भाई फादर स्वार्स, ठीक है, और दूसरे थे कैरोलस लीनियस, सी लीनियस। ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, और दोनों ही किसके ऊपर बिलीव कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू बोथ साइंटिस्ट दे वर बिलीविंग व्हाट? इन डिवाइन क्रिएशन, कि डिवाइन क्रिएशन होती है, सुपर पावर है, नेचुरल पावर है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, ठीक है, जो भी है जिसको भी आप मानते हैं, तो उसने बनाया है, उसने क्रिएशन की है। और उसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं? स्पीशी इज फिक्स्ड। स्पीशी क्या है? स्पीशी इज फिक्स्ड, नंबर वन। एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं, स्पीशीज आर इम्यूटेबल, ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा। कौन कह रहा है स्पीशी म्यूटेबल है? एवोल्यूशनिस्ट। और कौन कह रहा है स्पीशी इज इम्यूटेबल? क्रिएशनिस्ट कह रहे हैं। अगर इस तरह से करके नहीं दिया हुआ होगा तो साइंटिस्ट का नेम दिया हुआ होगा, जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगी वहां बताऊंगी, कैप्चर कीजिएगा स्क्रीनशॉट को। अच्छा देखें, जरूरी नहीं है जिसने कहा कि ये मुस्लिम थे, डिवाइन क्रिएशन पे बिलीव करने के लिए, सुपर पावर पर बिलीव करने के लिए मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात लें, क्रिश्चियन भी किसके ऊपर बिलीव करते हैं? गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी सुपर पावर के ऊपर बिलीव करते हैं। आप हिंदू कम्युनिटी की बात लें, एग्जाम्पल लें, तो वो भी किसके ऊपर बिलीव करते हैं? भगवान के ऊपर, यानी सुपर पावर के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर, ठीक। तो सभी कहीं ना कहीं किसके ऊपर बिलीव करते हैं? रिलीजन के अकॉर्डिंग, सुपर पावर के ऊपर, सिवाय एक ग्रुप के। अब खैर हम रिलीजन के ऊपर नहीं जा रहे, बस थोड़ा सा आपको बता दिए स्टार्ट में कि आपके थॉट्स थोड़े से, या आपका बिलीव बाजू का हिलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने बिलीफ को साइड में रखकर और आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। वैसे हम तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जब इसको ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है और इसको मास्टर्स लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है, पूरी पूरी बुक्स हैं एवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा हमें रिलीजियसली स्ट्रांग होना पड़ता है। बिल्कुल कर दें। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा आपने, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मेहदी, आप पूछ रहे हैं चैप्टर 5 का क्वेश्चन। मेहदी बाय द एंड ऑफ लेक्चर लूंगी, ठीक है, अभी 11:30 हो रहे हैं ना, 11:40 पे लूंगी आपका लेक्चर। बोर्ड हिल रहा है, एक्चुअली बोर्ड नहीं हिल रहा था बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा था सफोकेशन, शायद पहले भी किसी क्लास में डिस्कस करा था। तो हमें चिलर के बावजूद भी फैन को ऑन करना पड़ता है, और मिस क्योंकि मास्क वेयर की हुई होती हैं तो वो बहुत सफोकेशन होता है, अक्सर फैन ऑन करवाना पड़ता है। इसकी वजह से कैमरा थोड़ा सा मूव कर रहा था, शेकी हो रहा था, ठीक है। अब होप तो ठीक हो गया होगा। हाँ, आवाज में भी जो इशू आ रहा है वो इसलिए आ रहा है बेटा, थोड़ा सा शेकी हो रहा था सब कुछ, हमने फैन ऑफ कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ ओवरव्यू था, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे ऐसे इतना मज़ा नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब हम इसको फिजिकल क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आप लोगों की कमेंटिंग भी होती है, आप लोग के थॉट्स भी होते हैं, आप भी शेयर कर रहे होते हैं, उसका भी आंसर हो रहा होता है। तो एवोल्यूशन के डिस्कशन में बहुत मज़ा आता है अगर ये फिजिकल क्लास होती। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा हम लाइफ का ओरिजिन, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ लाइफ।
बट इससे पहले लाइफ ओरिजिन की बात आपको बताऊं, कुछ चीजें यहाँ पर लिस्ट कर देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट आर दोज थिंग्स? नंबर 1, यूनिवर्स का ओरिजिन. इसके अलावा अर्थ का ओरिजिन, देन लाइफ ओरिजिन ऑन टाइम स्केल. पूरा टाइम स्केल आपको नहीं पढ़ाऊंगी, कहीं कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट है या पिक्टोरियल करवाऊंगी, वहां नोट करवा दूंगी आपको. यूनिवर्स, यूनिवर्स बेटा फॉर्म हुई थी 20 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. अर्थ ऑलमोस्ट फॉर्म हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. और लाइफ फॉर्म हुई थी, लाइफ का जो ओरिजिन मिलना शुरू हुआ था, अभी भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करें, आपने अगर सेलुलर लेवल के ऊपर, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर ओरिजिन पढ़ा हो, तो फर्स्ट सेल आपको कैसा मिलता है? प्रोकैरियोटिक इन नेचर. लेकिन लाइफ के जो आसार, इंप्रेशन मिलना शुरू हुए, वो कितने टाइम पहले मिलना शुरू हुए थे? 4 बिलियन ईयर्स अगो. और ये सीक्वेंस में इसलिए लिखवा रही हूँ, भूलेगा नहीं आपको. ठीक है. और एक और चीज हम यहाँ पर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनटीएस सिलेबस, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. एंड प्रोकैरियोटिक सेल ये फॉर्म हुआ था कोई ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब आपने अर्थ भी पढ़ा होगा, अगर आप सोशल स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं या पीएसटी के अंदर पढ़ाया जाता है या जियोग्राफी के अंदर पढ़ाया जाता है, तो वहां पर बताया जाता है, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने क्या कहा, अर्थ, वहां पर क्या हुआ, अर्थ की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, राउंडेड मास, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, 2 वहां पर कॉन्टिनेंट्स बने, फिर उसके बाद 7 कॉन्टिनेंट्स बने. ठीक है. तो इसी तरह से गैलेक्सीज की फॉर्मेशन, अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, लेकिन टाइम क्योंकि कम है इसलिए मैं यहाँ उसको बता नहीं सकती, ओवरव्यू भी नहीं कर सकती. बाय द एंड ऑफ सिलेबस अगर मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए जस्ट फॉर नॉलेज, तो जरूर डिस्कस करूंगी. तो बेटा गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सी है मिल्की वाइट गैलेक्सी. हमारी जो अर्थ फॉर्म हुई है वो किसके अंदर फॉर्म हुई है? मिल्की वाइट गैलेक्सी. यहाँ लिख देती हूँ मैं, और मुझे हिंदी में भी इसका नाम आता था, पता नहीं कौन सी गंगा था, तो मैं वो आपको बताऊंगी बाद में, कि दिस इज द मिल्की वाइट गैलेक्सी. या अगर मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पर मेरी हिंदू कम्युनिटी से हो तो प्लीज बताइएगा मिल्की वाइट गैलेक्सी को आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? नहीं, वो तो बच्चा गलत बता रहा होगा. अच्छा जी, ठीक है. मिल्की वाइट गैलेक्सी के अंदर क्या आता है? अर्थ आता है. तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है. फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? जब देखा गया कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च की गई, तो पता चला कि गर्म पानी के जो चश्मे थे, गर्म पानी के चश्मों के अंदर लाइफ के आसार मिले थे, एंड दैट इज दी हाइड्रोथर्मल वेंट. अब ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोथर्मल वेंट. तो लाइफ का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हाइड्रो, हाँ मैं उसको कंफर्म करके बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में. हाइड्रोथर्मल वेंट्स. ठीक है. और आपके सानी के लिए लिख देती हूँ हॉट वाटर स्प्रिंग्स. ठीक है. मैं अभी चेक करती हूँ आपका फीडबैक, जो भी आपकी कम्युनिटी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, और फिर देखती हूँ कि उसमें से एक्यूरेट एग्जैक्ट वर्ड क्या है. गंगा तो मुझे याद है, मिल्की वाइट को एग्जैक्टली क्या कहते हैं वो याद नहीं आ रहा. अच्छा जी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स या फिर हॉट वाटर स्प्रिंग, बेटा इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता था, बहुत ज्यादा. इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया मिलते थे, एंड दोज बैक्टीरिया वर आर्की बैक्टीरिया. ठीक है. उन बैक्टीरिया का नाम क्या था? आर्की बैक्टीरिया. एंड दीज बैक्टीरिया कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इस तक का टेम्परेचर ये
बेयर कर सकते थे। अच्छा, आर्की आप बायो के अंदर जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे उसका मतलब होता है प्रिमिटिव, एंशियंट एंड ओल्ड। बायो के अंदर चाहे बॉटनी पढ़ रहे हो या जोलॉजी पढ़ रहे हो, जहां पर भी आप प्रीफिक्स पढ़ते हैं आर्की, टर्म पढ़ते हैं आर्की, या बहुत सारे बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं आर्ची, ठीक है, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें, एक्चुअली है आर्की। तो आर्की बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहाँ मिलते थे, इनका हैबिटेट क्या था, हाइड्रोथर्मल वेंट, और कितना टेम्परेचर बेयर कर सकते थे, 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये बेयर कर सकते थे। कुछ कह रहे हैं बेटा? वेंट लिखा है VENTS। वेंट क्या होता है? स्प्रिंग, स्ट्रीम्स कह सकते हैं, चश्मे, ठीक है, चश्मे, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। किसने लिखा है? अब्दुल मुईज, बहुत टाइम है ना। हाँ, आकाश गंगा, एग्जैक्टली, आकाश गंगा था, एग्जैक्टली आकाश गंगा, ठीक है। मुईज ने मुझे सर्च करके दिया है ये आकाश गंगा। हेड्स ऑफ टू यू, वेल डन मुईज। अच्छा, मुईज ने गूगल किया, फिर किसने लिखा है? मुईज ने भी तो लिखा है ना आकाश गंगा, बाकी सबने भी लिख दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, ठीक है। आकाश गंगा होती है भाई मिल्की वाइट गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज है, उसमें से एक गैलेक्सी जो है आकाश गंगा, उसके अंदर हमारी अर्थ मौजूद है, ठीक है। अब भूलेगा नहीं आप लोगों को कभी भी। अच्छा अरशद, आपको मिस के नेम से नहीं पता? बेटा जब आप यहाँ पढ़ा रहे होते हैं ना, एज ए टीचर खड़े होते हैं, तो आपके लिए किसी भी कम्युनिटी का स्टूडेंट हो वो स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो आपको सबके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनसे रिलेटेड भी चीज़ें बतानी चाहिए, तो इसलिए मिस यहाँ बता रही थी। बाकी अरशद आप खुद देख लीजिए, आपको नाम तो पता होगा मिस का, ठीक है, नाम नहीं पता तब मैं क्या कहूँ। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यहाँ देखिएगा, मैंने आपको ये बताया, आर्की बैक्टीरिया बताया, जिन्होंने वेंट्स का पूछा है उसको भी बता दिया है, चश्मे को कहते हैं, और यहाँ पर लिख देती हूँ, और ये भूलना नहीं है, हाइड्रोथर्मल वेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, चश्मे को हम कहते हैं वेंट। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, गौर से सुनिएगा इसको, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो थे बेटा, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिक एक्टिविटीज वाला था। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज आप करते हैं ना बायो के अंदर, कौन कौन सी एक्टिविटीज पढ़ते हैं, सुन लीजिएगा इसको। कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं आप, बेटा आप लोग अभी तक उसी पॉइंट के ऊपर रुक गए हैं, ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बताया है, ऐसा नहीं है कि आप इसी पॉइंट के ऊपर रुक जाएं। वो सारे स्टूडेंट्स जो मुस्लिम हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो नॉन मुस्लिम हैं, गौर से सुन लीजिए, आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो मिल्की वाइट गैलेक्सी ही पढ़ना है, मिल्की वाइट गैलेक्सी। हिंदू कम्युनिटी के अंदर इस मिल्की वाइट गैलेक्सी को कहा जाता है आकाश गंगा, तो उनको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये टर्म यूज करी थी, और थोड़ा सा आप जो है वो अटेंटिव भी हो जाएं और बोर भी नहीं हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए भी थोड़ा सा बता दिया था। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि आप इसी के ऊपर स्टक हो जाएं, स्टक नहीं हुई, यहाँ पर आ जाइए वापस, अटेंशन को डाइवर्ट कीजिए किसके ऊपर, कैटाबॉलिज्म के ऊपर, एनाबॉलिज्म के ऊपर। और अब अगर किसी ने गैलेक्सी का लिखा तो उसको मैं आउट करवा दूंगी यहाँ से, ठीक है। उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ सुनिएगा, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है, दो तरह की एक्टिविटीज होती है मेटाबॉलिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। बेटा कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हमेशा कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करना। तो बेटा यहाँ जो कैटाबॉलिज्म है इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ब्रेकिंग, इनको ब्रेक करना, ठीक है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, ये होती है कंस्ट्रक्टिव
मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आर्की बैक्टीरिया थे या जो प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बेटा, ये कैसे थे? ये कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म रखने वाले बैक्टीरिया थे। यानी सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने वो अपनी फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे। उनके सराउंडिंग में जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसको वो तोड़ते थे। तोड़ने से क्या होता था? ऐसे नहीं तोड़ते थे जैसे हम नॉर्मली आजकल लेते हैं, ब्रेक करते थे, ठीक है। जब वो ब्रेक करते थे तो होता क्या था, उससे एनर्जी लिबरेट होती थी जिसको वो यूटिलाइज करते थे। उसके बाद क्या हुआ, ये जब कैटाबॉलिक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। किसके ऊपर शिफ्ट कर लिया? एनाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? पहले ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ करते थे जिनका मेटाबॉलिज्म कौन सा था? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज वाला। पहले वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी को हासिल करते थे, लेकिन जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खत्म होते चले गए, फिर इन्होंने शिफ्ट कर लिया अपने आप को किसके ऊपर? एनाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसा इनका न्यूट्रिटिव सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले था प्रिमिटिव टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जैसे जैसे लाइफ के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इसी तरह से जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो भी क्या होते जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं? चेंज कह रहे हैं। दिस चेंज इज नोन एज व्हाट? एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन ना सिर्फ आपको स्पीशी के अंदर मिलता है, बल्कि अंदर जितने भी मैकेनिज्म रन कर रहे हैं, जितने भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो भी क्या होते हैं? सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज याद रखनी है आपने, वो क्या याद रखनी है? सबसे पहले क्या बने बेटा? सबसे पहले बने थे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हीट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले क्या बने? हीट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया। फिर उसके बाद बेटा उनसे ओरिजिन हुआ, किसका ओरिजिन हुआ? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आपने ये चैनल याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ याद हो या नहीं हो, वो चीज याद होनी चाहिए, टाइम स्केल। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए इन दिस वन, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे पहले बने, फिर उनसे कौन बने? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और उसके बाद बेटा इनसे क्या बने हैं? इनसे बने हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब गौर से सुनिएगा, आपने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर बायो के अंदर, ठीक है। वहां पर आपने पढ़ा होगा दो तरह के बैक्टीरिया, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर। नहीं पढ़ा तो बुक खोल के देख लीजिएगा। तो बेटा ये जो आपको बता रही हूँ ना, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक पहले बने हैं, कीमोसिंथेटिक पहले बने हैं, उसके बाद क्या बने हैं? फोटोसिंथेटिक। तो यहां फर्दर लिख रही हूं, दीज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर व्हाट? ये जो पहले बने थे ये थे कीमोसिंथेटिक, ठीक है। और उसके बाद क्या बना उनसे? फोटोसिंथेटिक। कहां पूछ रहे हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आगे लिखा हुआ है ब्रेक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी लिबरेट होती है जिसको ये यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खत्म हो गए, फिर इन्होंने शिफ्ट कर लिया किसके ऊपर? एनाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मेटाबॉलिज्म रन करता है, ठीक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेटा दो टाइप की होती हैं। One division of metabolic activities is catabolism, and the next type of activities are anabolic activities,
ठीक है। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हम जहां पर भी पढ़ते हैं उसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और एनाबॉलिज्म आप जहां कहीं पर भी पढ़ते हैं उसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, बोर्ड मूव कर रहा है, ये हिल रहा है ना। एग्जैक्टली 2303, एग्जैक्टली यू आर टोटली राइट। ठीक है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, और अगर हम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर टोटली राइट। थैंक यू हदीका, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हदीका आपने अच्छी वाली ना चाय पी हुई होगी, वो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी, माई सिप ऑफ इंस्पिरेशन। अब मैं कोई यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन मैं सारा क्रेडिट आपको दे रही हूँ। ठीक है दीका, अच्छा बिल्कुल, मैं क्वेश्चन भी ले लेती हूँ जब तक मार्कर में इंक रिफिल हो रही है। आप लोग क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बनते फॉर्म होते हैं, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज इम्पॉर्टेंट। साइटोप्लाज्म में इनके साथ की कुछ चीज़ें बाइंड होती हैं जो इनको एक्टिवेट करती हैं साइटोप्लाज्म। यस मेहदी, एग्जैक्टली यू आर टोटली राइट। ठीक है, मैंने आपको कहा भी था, एक्सपेरिमेंट हमने थॉरली डिस्कस करा हो या नहीं करा हो, मैंने आपसे कहा था दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस भी इंपॉर्टेंट है एंड साइटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है या मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के और क्या क्या काम होते हैं ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगी, 4 पॉइंट्स हैं तो वो भी लिखवा दूंगी या स्क्रीन शेयर कर दूंगी तो वो और क्लियर हो जाएगा। और मेहदी, आप साइनॉप्सिस की बात कर रहे हैं तो यकीनन आपके घर में कोई ना कोई या तो बायोलॉजी से रिलेटेड है या फिर साइंस रिसर्च से रिलेटेड कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है आपके घर में, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा हु इज डूइंग मास्टर्स और रिलेटेड टू साइंस स्टडीज इन योर होम। ठीक है, साइनॉप्सिस, मैं भी इस लेवल के ऊपर साइनॉप्सिस की बात करें, आगे जाकर आपने साइंटिस्ट तो नहीं बनना। अच्छा, वैसे मैंने आपका आंसर कर दिया है मेहदी। ठीक है, कीमो वाला पॉइंट रिपीटिंग फॉर योर क्लास, तो बस जल्दी से रिपीट करती हूँ मैं आपका ये वाला पॉइंट, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कीमो वाला रिपीट कर दूं, और जिन्होंने कहा है कि मिस कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म वैसे तो बता दिया है, वो बच्चे जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या थोड़ा सा एवोपरेट हो गया है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कितने टाइप की हैं, 2 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? वन इज कैटाबॉलिज्म एंड नेक्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज ये होती हैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ योर फूड, आपकी फूड की जो बर्निंग हो रही है, बच्ची ने मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी और बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी, वो किसके अंदर आती है, कैटाबॉलिज्म के अंदर, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ योर फूड। ठीक है, फिर उसके बाद है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे सिर्फ एक चीज क्लिक होनी चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन कहां पर होती है या बिल्डिंग कहां पर हो रही होती है, फूड कहां बनती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ये आपको सबसे ज्यादा कहां मिलती हैं, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब उसके बाद बच्चों ने मुझसे कहा कि मिस कीमोसिंथेटिक वाला पॉइंट उसको रिपीट कर दें। मैंने सिर्फ क्या कहा, मैंने कहा पहले क्या बने हैं बेटा, पहले बने हैं हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया,
बहुत सिंपल सा उनका न्यूट्रिटिव सिस्टम था, वो अपनी फूड को खुद से नहीं बना सकते थे। तो पहले बने हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उसके बाद जो केमिकल सराउंडिंग में थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ बैक्टीरिया ने उसको बर्न करना शुरू करा और उससे एनर्जी को यील्ड करना शुरू करा। ठीक है, तो उनको हमने किसका नाम दिया? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और सबसे एडवांस फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। तो सबसे लास्ट में क्या बने हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पहले बने कीमोसिंथेटिक, उसके बाद बने फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। बैक्टीरिया H2S को यूज करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। और फोटोसिंथेटिक के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया अपनी फूड को उससे प्रिपेयर करते हैं। यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। आगे की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग भी होंगी और अच्छी भी होंगी। आपने कॉपी लेकर बैठनी है और उसके ऊपर पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है, हर चीज मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बोलती जाऊंगी, आप नोट करते जाइएगा।